अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की सबसे अफसोसनाक खबर टांग के इलाके से केपी से आई है, जहां पर एक चेक पोस्ट पर तालिबान ने हमला किया और उसके नतीजे में कुछ 12 फ़ौज के सिपाही और उसके अलावा कुछ 2-3 और लोग, तकरीबन टोटल मजमूई तौर पे कुछ 15 लोग शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में कोई 12 तालिबान भी मारे गए। मुझे कुछ चीज़ें इस बारे में ज़रा एक अभाम पाया जाता है। जो एक इतलात आ रही हैं वो यही हैं कि पुलिस की चौकी थी। अब यह है कि पुलिस की चौकी है, लेकिन जो कैजुअलिटीज़ का जिक्र आ रहा है वो पाक फ़ौज के जवानों का आ रहा है, और प्रेस रिलीज़ जो है वो भी ISPR ने जारी की है। मेरा ये ख्याल है कि ये लोग उधर से गुज़र रहे थे, और पुलिस वाले जो TTP वाले हैं वो इनको पहले ही उन्होंने इनको टारगेट किया हुआ था, क्योंकि वो उधर उन्होंने आके एक बारूद भरी गाड़ी मारी है, जिसके नतीजे में इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। लेकिन मैं सोच रहा था उन शहदा के बारे में, उन जान देने वालों के बारे में, कि उनका किसी से कोई शिकवा भी नहीं होता कि हमें को बचाने नहीं आया, हमें को प्रोटेक्शन देने नहीं आया। उन्होंने ना सिर्फ कि अपने आप की हिफाजत करनी होती है, उन्होंने मुल्क की भी हिफाजत करनी होती है, और उन्हें इस बात की भी फ़िक्र नहीं होती या इस बात से भी शिकवा नहीं होता कि मौलाना फजल रहमान उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर यही वाक़या किसी और के बारे में होता, जो कि एक लॉ इन्फोर्समेंट का ना होता, तो वो तो डेफ़िनेटली उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत होती कि मुझे प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जा रही। लेकिन यह है कि KP के इलाका बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अभी भी तालिबान के हवाले से KP में एक लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत ज़्यादा थ्रेट पाई जाती है, और ख़ास तौर पे जब इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से TTP की जो रिसर्जेंस हुई, जब से ये दोबारा आना शुरू हो गया, तो इन्होंने एक चीज़ तय कर ली। इन्होंने सोचा कि पहले हम अवाम पर जाकर हमला करते थे और उसके नतीजे में अवाम हमारे ख़िलाफ़ होती थी, तो हम लॉ इन्फोर्समेंट को टारगेट करते हैं। बेसिकली जो जो उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं वो इतना अवाम नहीं बनते जितने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बनती हैं। तो लिहाजा इनका मोरल डाउन किया जाए। KP में बहुत से पुलिस के जवानों ने वो शहीद हुए हैं, बहुत से फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, और ये कोई अपनी जंग नहीं लड़ रहे होते, ये हमारे लिए जंग लड़ रहे होते हैं, इस मुल्क के दिफा के लिए जंग लड़ रहे होते हैं। जो एक जराइम पेशा अफराद हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी जानें दे रहे होते हैं। तो लिहाजा हमें इनकी कदर करनी चाहिए, हमें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और एट द सेम टाइम हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये कोई ज़्यादा जाने देना या ये कहना, या हम सुनते आए हैं हमने जी हमारा कुछ 60,000 बंदा जो है वो शहीद हो गया है, या हमारा कोई 90,000 शहीद हो गया, ये कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस वाली बात नहीं होती। ये एक चार्जशीट होती है कि हमारे इतने लोग क्यों शहीद हो रहे हैं, हम क्या उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। ये तो मैं माजी की बात कर रहा हूँ, जो टेररिज्म के हवाले से ये बातें होती थी, मुख्तलिफ़ जगहों पे बम धमाके होते थे। लेकिन ये जो कैजुअलिटीज़ की बात है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से कैजुअलिटीज़ की फ़िगर डाउन होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, और उसकी एक परफॉर्मेंस ऑडिट की ज़रूरत है। अब यही देखिए कि अमेरिका के 3 फ़ौजी मरे हैं, और उधर कोहराम मचा हुआ है, और वो ऐसे लगता है जैसे ईरान को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनके 3 फ़ौजी मरे हैं। ठीक है, हमारे बेचारे जो हैं इतने शहीद हो जाते हैं। आई डोंट नो कि हम इतना संजीदा नहीं लेते, या पता नहीं हम वायलेंस को इतना हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि हमें को फील ही नहीं होता कि जब हमारे पास इस तरह की खबरें आती हैं। एनीवे, बड़ा इट्स अ वेरी सैड डे। एट द सेम टाइम आज की एक जो और एक सबसे एक अहम डेवलपमेंट है, वो एक फ़ौजी की प्रमोशन है, और वो एक लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन है 4 स्टार जनरल की। आपको याद होगा कि जब फील्ड मार्शल को चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया था, तो उसके बाद बहुत सारी बातें चल रही थी कि जी उनकी जगह पर कौन आएगा, कौन नंबर 2 होगा, अब 4 स्टार जनरल कौन सा होगा। तो वो उसका आज जवाब आ गया। सैयद आमर रज़ा वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, और वो प्रमोट होके 4 स्टार जनरल बन गए हैं, और वो नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के सरबराह होंगे। इनकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि जनरल बाजवा ने जाने से पहले जो आखिरी बैच जो मेजर जनरल के लोगों को मेजर जनरल बनाए, उनको उनमें ये भी शामिल थे, और बल्कि मेरे ख्याल है जो मेजर जनरल से आगे प्रमोट हुए उनमें ये शामिल थे। और उसके बाद अभी जाकर इनको बनाया गया है
दूसरी जो चीज़ इनके हवाले से इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होगा कि जब आसम मुनीर आर्मी चीफ़ बने थे तो उस टाइम एक बात होती थी कि वो OTS के हैं, कि वो मंगला से उन्होंने एक शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, और जो बाकी वाले हैं जो काकूल वाले हैं वो OTS वालों को कोई इतना समझते नहीं है या उनको ख़ातर में नहीं लाते। तो लिहाजा शुरू में उन्हें आर्मी चीफ़ को भी एक्सेप्ट करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए काफ़ी टाइम लगा। जो आमर रज़ा हैं उनके हवाले से भी यही बात आती है कि वो भी OTS से हैं। बकौल माजिद निज़ामी के हमारे बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, और BBC को इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये OTS से हैं। अब जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके हवाले से वो ये है कि ये तो ज़िक्र हो रहा है कि ये इनको 4 स्टार बना दिया गया है, लेकिन 4 स्टार बनाने से पहले ये किधर थे? तो ये CGS से, चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ के, जो आर्मी चीफ़ का एक आप समझें कि उर्फ़ आम में जो स्टाफ अफसर होता है वो थे। तो लिहाजा आर्मी चीफ़ के बहुत करीबी तस्वर किए जाते हैं। CGS की पोजीशन पे एक इंतहाई काबिल एतमाद शख्स को आर्मी चीफ़ लगाता है, ताकि उनकी हर चीज़ जो है उनकी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट कर सकें, और जो उनके आगे अहकामात हैं उनको सही तरह से आर्टिकुलेट कर पाएँ, ताकि उन पर कोई ऐसा भाम ना हो। तो बड़ा एक सोच समझ के किसी शख्स को CGS के ओहदे पे लगाया जाता है। और फिर ये होता है कि जब आर्मी चीफ़ चेंज होना होता है तो शायद ही कभी ऐसा मौका हो कि CGS का नाम जो नए कैंडिडेट्स में ना आए। तो इस दफ़ा कोई आर्मी चीफ़ तो आसम मुनीर साहब जो है उन्होंने ही रहना, लेकिन यह है कि उनकी जगह पे जो चौथा यानी कि 4 स्टार जनरल जो बन गया वो आमर रज़ा हैं। दोनों हैं भी सैयद आसम मुनीर और सैयद आमर रज़ा। तो लिहाजा इस टाइम हमारी फ़ौज जो है वो सादात के कंट्रोल में है। अल्लाह खैर करे, कि उम्मीद है कि इससे कोई बेहतरी आएगी। यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इस फैक्टर से आएगी, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो एक ऑब्वियसली कोई भी शख्स है वो यही चाहता है कि उसकी टीम जो है उसकी अपनी मर्ज़ी की हो। तो ये आसम मुनीर जो है उनकी अपनी मर्ज़ी की टीम है। जो एक अहम बात है वो ये है कि ये तकर्री उन बहुत सारी तकर्रियों का रास्ता हमवार करेगी कि जिनके बारे में बड़ी देर से चैमगोइयाँ हो रही थी कि प्रमोशंस नहीं हो रही या कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अब जाकर वो होगा। जो आमर रज़ा हैं उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये कोई सीनियरिटी में कोई 10वें नंबर पर थे। अगर 10वें नंबर से एक 3 स्टार जनरल वो 4 स्टार बनता है तो चांसेस ये हैं कि उनसे जो सीनियर वाले हैं वो हो सकता है कि वो इस बात पे कि उनको सुपरसीड किया गया वो रिज़ाइन कर दें। आम तौर पे ये ट्रेडिशन मौजूद है, ख़ास तौर पे जब को आर्मी चीफ़ बनता है और उससे कुछ सीनियर लोग मौजूद होते हैं तो उसको आर्मी चीफ़ बनाया जाता है, तो वो आम तौर पे रिज़ाइन कर देते हैं। अब इस केस में वो करते हैं या नहीं करते ये अहम बात है, और अगर वो करते हैं तो करने वाले जो हैं वो ज़्यादातर मुख्तलिफ़ जगहों पे कोर कमांडर्स होंगे। उनमें ऐसे भी लोग शामिल हैं कि जो अपनी कोर कमांडर का टेन्योर भी पूरा कर चुके हैं। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि आने वाले दिनों में पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होंगी, नए कोर कमांडर लगाए जाएंगे, नई प्रमोशंस भी होंगी, और ओवरऑल जो आर्मी में एक जो मुख्तलिफ़ लेवल पर या ख़ास तौर पे जो एक आला सतही लेवल पर कोई तकर्रियाँ तबादले उनके वो होंगे, और क्वाइट लाइकली ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, एन मुमकिन ये है कि अगले हफ्ते से शुरू हो जाए। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं और वो कश्मीर के हवाले से है। कश्मीर का आपको पता है कि इस टाइम जो मुजाहरे हैं वो ज़रा एक बैकग्राउंड में चले गए हैं। इस टाइम जो इलेक्शन कैंपेन है वो चल रही है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कश्मीर जा रहे हैं, और आज उन्होंने कोई जुगतें भी की हैं या दूसरे अल्फाज में कुछ चोटें कराई हैं बिलावल भुट्टो को। उन्होंने कहा कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब, ये कश्मीर है, इसको कश्मीर ना समझा जाए। यानी कि कश्मीर जो है वो सिंध का इलाका है और बड़ा ख़तरनाक इलाका है, डाकुओं के हवाले से बड़ा यानी कि डाकुओं का उधर होल्ड है, यानी कि उसका कोई इलाका जो है उसमें उनका काफ़ी कंट्रोल है। तो उन्होंने कहा कि ये कश्मीर है, इसको कश्मीर ना समझा जाए। दूसरा, वो मीरपुर में ख़िताब कर रहे थे तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को कहा कि ये मीरपुर है आज़ाद कश्मीर में, इसको मीरपुर ख़ास ना समझा जाए, और साथ ये भी कहा कि आप मेरे बरखुरदार हो। तो ये जो कोई थोड़ी बहुत नोक झोंक सियासत में होनी चाहिए, नफ़रत की बातें नहीं होनी चाहिए, इंतकाम की बातें नहीं होनी चाहिए, वायलेंस की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल ये पॉजिटिव मैसेज है, उम्मीद है यानी कि बिलावल भी इसको इसी सेंस में लेंगे।
और अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि अगली दफ़ा वो मियाँ साहब को चोटें कराएं और हम इंजॉय करेंगे। हम आज भी इंजॉय कर रहे हैं, कल अगर कोई बिलावल करेगा तो हम उसको भी देखेंगे, हम उसको भी यानी कि इससे ओवरऑल तलहियाँ कम करनी चाहिए, तलहियाँ बढ़नी नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।